वेलकम टू प्रेपेक्स लेट्स गाइस। ये विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है, अपन मैथ्स से एक क्वेश्चन देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है वो मैथ्स से फॉलो करता है, ठीक है। तो ये 5 से 7 मिनट ये पर्टिकुलर चैप्टर में लगेंगे, इसलिए मैं एक दूसरा चैप्टर भी रेस्पिरेशन इसमें इंक्लूड कर दूँ, ठीक है। सो दैट कि हम 10 से 12 मिनट में दो चैप्टर और लगभग ज्यादा नहीं तो 5 से 6 क्वेश्चन कर ले इसमें, ठीक है। ओके। तो विटामिन न्यूट्रिएंट की बात होती है तो फूड की बात होती है, ठीक है। फूड की बात होती है तो उसमें मेन कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। ये कंपोनेंट ऑफ फूड इसमें दिए हैं: कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, ठीक है। विटामिन एंड वाटर, ठीक है। कार्ब्स की मेन बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कार्ब्स एंड फैट्स आर एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। विटामिन्स में आप ये याद रखो कि हेल्थ एंड डिजीज, कम होंगे तो डिजीज होगी। प्रोटीन में आप याद रखो बॉडी बिल्डिंग फूड, वियर एंड टीयर से जब रिकवरी होती है वो प्रोटीन से होती है, बॉडी बिल्डिंग फूड। ये तो आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है, फैट्स दो टाइप के होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल, ठीक है, वो आपका बीसी, और जो वाटर सोल्यूबल नहीं है, ठीक है, नॉन वाटर सोल्यूबल, वो आपका एडीई के, एडेक, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है। तीसरा होता है डिजीज एंड डेफिशिएंसी, डिजीज एंड डेफिशिएंसी। ये तीन मेन क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। इसमें भी पर्टिकुलर 7-8 एज पर एनसीईआरटी, ठीक है, वहीं से बनता है। इसमें ज्यादा दे रखा है लेकिन मैं करवा देता हूँ आपको। तो कार्बोहाइड्रेट्स और अपना जो फैट्स होता है, एनर्जी गिविंग फूड होता है, किस किस से बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फैट भी किस किस से बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। किस रेशियो में हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम्स होते हैं? 2:1 में होते हैं। Approximately 55 to 75% energy provided by carbohydrates and around 15 to 20% energy provided by the fats, ठीक है। इमीडिएट एनर्जी चाहिए तो कार्ब्स यूज होते हैं। 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज गिव 4.5 कैलोरीज एनर्जी ऑन द ऑक्सीडेशन। ऐसा एक बार रिक्वायर्ड नहीं है ये पर्टिकुलर लाइन। हाँ, दूसरा फैक्ट हमारे पास आता है कि मिल्क का थोड़ा टेस्ट जो स्वीट होता है बिकॉज ऑफ द लैक्टोज, और फिर जब उसको खट्टा करना है यानी कि दही बनानी है उसकी, तो फिर उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डालते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है स्टार्च और ग्लूकोज से रिलेटेड, दोनों प्लांट प्लांट के ओरिजिन, प्लांट ओरिजिनेटेड है, ठीक है। इसको इनकी प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए आयोडीन टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट है कि सेलुलोज जो है वो ब्लू ब्लैक कलर चेंज नहीं करता, लेकिन जो स्टार्च है वो ब्लू ब्लैक कलर चेंज कर लेता है आयोडीन टेस्ट। फिर हम आते हैं फैट्स पे। फैट्स फैट्स आर द सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट वर्सेस फैट्स की फाइट होगी तो कार्बोहाइड्रेट जीतेंगे। इमीडिएट एनर्जी कार्ब्स देते हैं, फैट्स नहीं देते। परसेंटेज ऑफ फैट इन हेल्थी मैन इज 7%। दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। सैचुरेटेड का मतलब है सिंगल बॉन्ड वाले, अनसैचुरेटेड का मतलब है डबल बॉन्ड वाले। अनसैचुरेटेड को डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, फिर मोनोसैचुरेटेड यानी कि एक ही डबल बॉन्ड है, पॉली अनसैचुरेटेड यानी कि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है। ये जो नेम्स है ये याद करने के नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इसको काट देंगे। हम्म, दूसरा जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे सैचुरेटेड वर्सेस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को लेके और हार्ट डिजीज को लेके, ठीक है। ये है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स अगर डाइट में है तो वो प्लाज्मा में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, उसको बढ़ा देते हैं, और पीयूएफ यानी कि पूरी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो उसको लोअर कर देते हैं। दिस इज आवर वन फैक्ट। Second factor, unsaturated fatty acid cannot be synthesized by body, and
It is therefore essential to the diet of human. In humans, lanolic acid and alpha lanolic acid are primary essential fatty acids. सिर्फ इतना याद करना है, ठीक है? ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये जो किसी चीज का पीवाईक्यू है। हाइड्रोजनेशन क्या होता है? हाइड्रोजनेशन इज अ प्रोसेस इन विच अनसैचुरेटेड, ठीक है, unsaturated fats such as vegetable oils are hydrogenated to produce saturated fats which have more desirable physical properties. एक बार इसको सिर्फ गूगल और कर, इससे रिलेटेड कोई न्यूज है तो वो देख, क्योंकि ये पूछते हैं ट्रांस फैट्स क्या होते हैं। ट्रांस फैट्स आर नथिंग बट आर्टिफिशियल फैट। करते क्या है, हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, फिर वो हो जाता है सॉलिड। लेकिन इससे क्या नाम के है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है इसका बॉडी पे। क्या करता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो कि बैड होता है, ठीक है, उसको तो ये बढ़ा देता है, एचडीएल को ये घटा देता है। और क्या नाम के है, एज पर पीवाईक्यूज टाइप 2 डायबिटीज भी इससे हो सकती है। फिर बात आती है प्रोटीन की। प्रोटीन एज आई सेड बॉडी बिल्डिंग फूड है। अमीनो एसिड्स जो है प्रोटीन का स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है। 10 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, जो बॉडी को चाहिए होती है। अब एसेंशियल और नॉन एसेंशियल इन्होंने लिख तो दिया, इसमें डिफरेंस इतना है। एसेंशियल एज पर ह्यूमन बॉडी आर दोज, ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती, यानी खुद से नहीं बना सकती। नॉन एसेंशियल आर जिनको ह्यूमन बॉडी खुद से बना सकती। इसमें भी एसेंशियल में हमको मोस्टली ये याद रखना है, आर्गिनाइन एंड हिस्टिडाइन आर एसेंशियल ओनली फॉर जुवेनाइल्स बट नॉट फॉर अडल्ट्स, बिकॉज अडल्ट्स की बॉडी में सिंथेसाइज ये दो हो जाते हैं, ठीक है। अब नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स ये एग्जाम में क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई जनरल साइंस पूछे। और आप अभी ये बताता तो आपको पता होगा, आधे से तो पता ही होंगे। केराटिन जो है यूजफुल होता है आपका नेल्स के लिए, पेपर में पूछते हैं हेयर और स्किन और नेल्स के लिए, ठीक है, तो अल्फा केराटिन या केराटिन। टायरोसिन आपका सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए, जैसे डोपामाइन इन द ब्रेन, ठीक है। उसके बाद मिल्क को कंप्लीट डाइट बोलते हैं, बिकॉज वाटर परसेंटेज इज 87%। इसके अलावा फैट भी होता है, प्रोटीन होता है, कार्ब होता है, कैल्शियम, पोटेशियम, इसीलिए इसको कंप्लीट डाइट बोलते हैं। एंड इट इज ग्लोबली एक्सेप्टेड फूड फॉर ऑल एज, ठीक है। फिर आते हैं हम अपने वाइटमिन पे। एज आई सेड डेफिशिएंसी कॉज स्पेसिफिक डिजीज। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द vitamins cannot be synthesized in our body, but plant can synthesize almost all of them, so they are considered as essential food factor, ठीक है। इसीलिए हरी सब्जी वगैरह ये सब खाने को बोलते हैं, सो दैट विटामिन की कमी पूरी हो जाए। विटामिन जो है क्लासिफाइड फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल, ए डी के, वाटर सोल्यूबल बी, ठीक है। इसमें बीसी में एक्सेप्शन याद रखना, विटामिन बी 12, ठीक है। अब ये जो टेबल इतनी बड़ी दे रखी है यहाँ घटना चक्र में, इसमें से आपको याद क्या करने हैं मेन। अगर सिंपल क्वेश्चन देंगे जो कि देते हैं मोस्टली, तो देते हैं विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब कि मैथ्स का कॉलम देते हैं। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, और रेटिनॉल भी देते हैं। रेटिनॉल बीवाईक्यू में पूछ रखा है इन्होंने, नाइट ब्लाइंडनेस। अब बी के इन्होंने तोड़े हुए हैं, B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12, ठीक है। ये अभी तक तो पूछे नहीं गए इस हिसाब से। अब देखते हैं विटामिन सी। सी से आप याद कैसे रखोगे, सी से करवी स्कर्वी, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी रिकेट, तो इसको याद कैसे रखोगे, डॉक्टर रिकेट, डॉक्टर रिकेट। विटामिन ई स्टेरल एंड वीकनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड मसल्स, ये याद रह जाता है। के से आता है इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम, ठीक है। इसमें एनीमिया नहीं दिया होगा, एनीमिया है ये आपका फोलिक एसिड और आयरन की कमी से भी होता है, ठीक है। बायोटिन एवरीवन नोज, हेयर से रिलेटेड है। पायरिडॉक्सिन एनीमिया, स्किन प्रॉब्लम, मस्कुलर ट्विचिंग, अभी तक तो पूछा नहीं गया, ठीक है। नियासिन, पेलेग्रा, ये भी नहीं। राइबोफ्लेविन, डाइस्ट्रोन, ये भी नहीं। थायमिन,
वेरी वेरी B1 याद रहता है, B1। अच्छा, ये मैं इस पे इतना सॉर्टेड क्यों हूँ? मैंने सिर्फ उतना आपको बताया है जितना कि एनसीईआरटी। दूसरा, मैचला कॉलम में, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं साइंस के पीवाईक्यूज की, तो आपको पता होगा, मैक्स मैक्स 2 डाटा चाहिए होते हैं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, तो इतने से आपका क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में भी बहुत सेलेक्टिव जाते हैं। तो फंक्शनल यूनिट क्या होता है रेस्पिरेशन में? हमारे लंग्स होते हैं। लंग्स में क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है। अब बात करते हैं नेजल कैविटी की, नोज की बात करते हैं। अब सांस कहाँ से लेते हैं? मोस्टली मोस्टली हम नाक से ले रहे होते हैं। यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो पोल्यूटेंट्स को ट्रैप कर लेती है। उसके बाद एक नोज के बाद जाता है फेरेनिक्स में। फेरेनिक्स किसका साइंटिफिक नेम है? थ्रोट का, यानी कि गले का। अब गले में दो पैसेज होते हैं, एक फूड पाइप होता है, ठीक है, दूसरा पैसेज होता है जो बार बार खुलता या बंद होता रहता है। खुलता बंद होता इसलिए रहता है क्योंकि वो एयर का पैसेज है, वन थिंग। सेकंड, उसमें फूड नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज हिचकियां आने लगती है। और उस कैप का नाम क्या है? उस कैप का नाम है एपिग्लोटिस। ठीक है। फेरेनेक्स यानी कि हमारा गला। फेरेनेक्स के बाद, उसके बाद जाती है हवा ट्रैकिया में। ट्रैकिया इज नथिंग बट दैट विंड पाइप जिसके ऊपर एपिग्लोटिस लगा होता है। ठीक है। विंड पाइप से जाने के बाद ये पहुंचती है ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई के बाद लंग्स। लंग्स पे क्या होता है? एल्वियोली। एक लंग में लगभग 15 करोड़ एल्वियोली होते हैं। अब एल्वियोली इज द प्रॉपर साइड जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है। तो अगर मैं अरेंज करने के लिए आ गई, तो नोज, नोज से हमारा फेरेनिक्स। ठीक है। उसके बाद हमारा ट्रैकिया। उसके बाद ब्रोंकी। उसके बाद एल्वियो। तो इसको अगर याद करना हो तो नोज हमें याद रहेगा, एल्वियोली हमें याद रहेगा, नोज याद रहेगा, एल्वियोली याद रहेगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा बीच में पीटीबी। नोज, पीटीबी, एल्वियोली। एक क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये हो गया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा एल्वियोली हो गया, गैसेस एक्सचेंज की साइड पूछते हैं। ठीक है। तो उसके बाद ये लंग्स के बारे में है, तो उसकी मेम्ब्रेन्स के बारे में नहीं जानने की जरूरत है इतना। डायफ्रागम हमारा तीसरा क्वेश्चन है। डायफ्रागम, डायफ्रागम में वो क्या पूछते हैं? इनहेल, एक्सहेल। तो इसमें स्वैपिंग कर देंगे वो लोग। ठीक है। तो डायफ्रागम कब, क्या नाम के है, वाइडर होगा और कब स्क्वीज करेगा? एक तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन सकता है? दूसरा क्वेश्चन सिर्फ ये बन सकता है कि प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से। अब ये जो क्वेश्चन है ये तो कोई भी कर लेगा। प्रेशर के हिसाब से मैं बताता हूँ आपको। प्रेशर हाई टू लो मूव करता है। ठीक है। तो जब लंग्स में प्रेशर हाई हो जाएगा कंपेरेटिव टू एटमॉस्फेयर, ठीक है, तब हम लोग एक्सहेल करते हैं। फिर एक्सहेल करने के बाद यहाँ प्रेशर कम हो जाता है, फिर हम ऑटोमेटिकली इनहेल करते हैं। दिस इज द कंसेप्ट। इसके बेसिस पे 2 नंबर का क्वेश्चन यूपीएससी में भी है, यूपीपीसीएस में तो अभी पता नहीं, लेकिन एससीएस में बिल्कुल पूछते हैं। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका। हम्म। उसके बाद रेस्पिरेशन थ्रू द लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ओके। ठीक है। रेस्पिरेटरी पॉलिप्स। इस पे कितने क्वेश्चन हो गए? यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए ना। फोर्थ है ये, वन लाइनर है। ठीक है। स्पायरोमीटर क्या होता है?
अब मूवमेंट ऑफ एयर को अगर नापना है, मेजर करना है तो स्पायरोमीटर से जाते हैं, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन हमारा होता है वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है, तो 3.5 से 4.5 लीटर तक होती है। ये बाकी काफी टेक्निकल है, जनरल साइंस में नहीं आता, नहीं पूछे। अब मेन आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन जो आता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग से। इसमें भी क्या आता है, सिर्फ दो टर्म्स, इंस्पिरेशन क्या होता है, एक्सपिरेशन क्या होता है, इसको याद कैसे रखना है। इंस्पिरेशन में इन आता है यानी कि हम सांस अंदर लेते हैं, एक्सपिरेशन में एक्स आता है, ठीक है। या फिर एक्सपायर से याद कर लो, यानी कि हम सांस बाहर छोड़ते हैं। उसके बाद ये पीवाईक्यू है, इन फीमेल डायफ्रागम डज नॉट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंस्पिरेशन, यानी कि सांस जब अंदर लेते हैं to prevent injury to fetus in uterus. Therefore, ribs play an important role in female, whereas diaphragm play important role in male. ये जरूरी है, ठीक है। ये आई थिंक सेवेंथ क्वेश्चन आता, सेवेंथ फैक्ट आपका ये यहाँ पे हो गया। एट फैक्ट जो आपका इस चैप्टर में बनता है वो ये है कि एक मिनट में कितनी सांस लेते हैं, 15 से 25 सांस लेते हैं। वो क्या पूछेंगे भाई, बेबी कितनी सांस लेता है, बेबी लेता है 35 पर मिनट, ठीक है। ये हमारा अगेन एल्वेली आ गया। थर्ड क्वेश्चन, गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है, हमारा एल्वियोली पे होता है, ठीक है। एल्वियोली इज द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो occur between blood and tissue. Oxygen and carbon dioxide are exchanged in these sites by simple diffusion. Simple diffusion. कीवर्ड याद रखना है यहाँ पे, मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो भी मैंने ऊपर समझाया था वो ठीक है। कितने, 8 फैक्ट हो गए। नाइन्थ फैक्ट हमारा आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, हेमोग्लोबिन और क्या नाम के है ब्लड ऐसे ट्रांसपोर्ट काम करता है। तो एल्वियोली में जब गैसियस एक्सचेंज हो रहा है तो वहां कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है। ब्लड में होता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन बाइंड करता है ऑक्सीजन को फिर वो बाकी के सेल्स तक लेके जाता है, और फिर वहां से CO2 लेके आ रहा होता है, ठीक है। मेजर पॉइंट तो ये हो गया जो पेपर में पूछेंगे। सेकंड ये होता है कि ले जाते टाइम 97% लगभग ऑक्सीजन ले जाता है, बाकी की 3% ऑक्सीजन क्या नाम की है प्लाज्मा भी लेके जा सकती है। लाते टाइम 20-25% कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, वो आरबीसी लेके आता है। बाकी की जो 70% है वो एज ए बाइकार्बोनेट आती है, ठीक है। उसके बाद जो 5-7% बन गई अगेन प्लाज्मा। तो अगर सोलिडली ये स्टेटमेंट आती है पेपर में कि आपका गैसेस, आपका ब्लड है वो ऑक्सीजन सिर्फ ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, तो स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज ब्लड के अलावा प्लाज्मा भी गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। मतलब कि एल्वियोली के बाद बाकी के टिश्यूज और सेल्स तक ले जाने के लिए, ठीक है। अब इसमें दूसरी चीज आती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये पीवाईक्यू है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो भी हेमोग्लोबिन से बाइंड करता है, और इशू ये है कि वो 250 टाइम्स मोर टाइटली बाइंड करता है। यानी कि अगर ऑक्सीजन है और क्या नाम की है आपका मोनोऑक्साइड क्रिएट हो जाती है बाई चांस, या फिर एनवायरनमेंट में मोनोऑक्साइड होती है, इट इज वेरी फैटल। क्यों? क्योंकि फिर ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन तक कम पहुंचेगी, और अगर वो बाई चांस उतनी कम हो गई कि थोड़ा सिचुएशन क्रिटिकल हो जाए तो फिर इश्यूज होते हैं, ठीक है। कौन से इश्यूज होते हैं, दे आर टर्म्ड एज हाइपोक्सिया एंड हाइपोजीनिया, ठीक है। हाइपोजीनिया इज एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, एंड हाइपोक्सिया होता है कि एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई एट टिश्यू लेवल। तो डिफरेंस दोनों में क्या है, हाइपोक्सेमिया में हम बात कर रहे हैं ब्लड की, हाइपोक्सिया में हम बात कर रहे हैं टिश्यूज, ठीक है। ये हमारा कीवर्ड हो गया, और हमारा आई थिंक ये 10th क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर लिया, ठीक है। डेंजरस कंडीशन होते हैं ब्रेन, लीवर एक्सेट्रा। उसके बाद हमारा आता है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में हम बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की। दो टाइप का होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनाएरोबिक का मतलब होता है कि ग्लूकोज जो है आपका ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक हो जाता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, इसमें सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनता है कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है या एब्सेंस में होता है, ठीक है। तो एब्सेंस में होता है। सेकंड, इसमें बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, तो बाय प्रोडक्ट बनता है हमारा
अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड स्टेटमेंट दे सकते हैं लैक्टिक एसिड एंड फर्मेंटेशन कौन से टाइप के रेस्पिरेशन है, तो ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। ये क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा। उसके बाद इनका कंपैरिजन बन सकता है एरोबिक एंड एनाएरोबिक का। उसमें पहला स्टेटमेंट होगा भाई, स्वैपिंग मार दी अगर कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ, सॉरी, विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो स्टेटमेंट हमारा गलत है। एन एरोबिक याद रखो, एन एरोबिक, ए एन एरोबिक का मतलब एयर याद रख लो। एरोबिक जो है एयर, एयर मतलब कि ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है। एन एरोबिक रेस्पिरेशन में आप याद रखो ए एन लग गया, या फिर मतलब कि हवा हट गई, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। एनारोबिक में क्या निकल रहा है, अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ठीक है। और एरोबिक में क्या निकल रहा है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, ठीक है। ये चीजें अब हम कौन सा करते हैं, ये सोचो। हम करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। सेलुलर लेवल्स पे जाके एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। फॉर एग्जांपल जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक लैक्टिक एसिड, या फिर क्रम्प पेन होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। वहां पे भी लैक्टिक एसिड बनता है, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है। थर्ड, मान लो कि जिम में है और मसल ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो शॉर्ट टाइम में ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। वहां पे भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। फोर्थ है फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है, वहां पे भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ये चार पांच एग्जांपल्स के अलावा छठा एग्जांपल एनसीईआरटी में तो देख ही रखा। उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन में हम आते हैं, तो दो प्रोसेस होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। अब इसको सिंपल सिंपल समझो, इसमें काफी टेक्निकल दे रखा है। टेक्निकल क्या मतलब, वो दे रखा है थोड़ा सा खोज खोज करके। हमारे पास रेस्पिरेशन, हम सांस ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस इज नथिंग बट ग्लूकोज को एक स्मॉलर मॉलिक्यूल में तोड़ना, और फिर क्रैब साइकिल फिर उसको फर्दर और रिड्यूस करती है, उस पे और एक्ट करती है, सो दैट के ज्यादा एटीपी यानी कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट प्रोड्यूस कर सके। तो आपका ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, सेल में साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, या माइटोकॉन्ड्रिया इसके लिए जरूरी नहीं होता ग्लाइकोलाइसिस के लिए। दूसरा, ये ऑक्सीजन को डायरेक्टली यूज नहीं करता, या इसके लिए ऑक्सीजन डायरेक्टली नहीं चाहिए। तीसरा जो याद रखने की चीज है, ये ग्लूकोज है जो C6H12O6, ये 6 कार्बन का कंपाउंड है। इसको ये डबल पायरुवेट में तोड़ता है, ठीक है। डबल पायरुवेट, एक पायरुवेट होता है 3 कार्बन का, तो डबल पायरुवेट यानी कि 6 कार्बन। फिर जब ये ग्लाइकोलाइसिस होता है, ओवरऑल जब प्रोसेस खत्म हो जाता है, तो उसमें हमें 2 एटीपी मिलते हैं, 2 NADH मिलते हैं, 2 पायरुवेट रह जाते हैं। उसके बाद क्रैब साइकिल का काम आता है, ये क्रैब साइकिल इसको फर्दर तोड़ता है, ठीक है। और हमारे पास आउटपुट कितना आता है फिर, हमारे पास आउटपुट आता है 36 एटीपी, सॉरी 38 एटीपी का। इतना सिर्फ आपको यहाँ से याद रखना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन में फॉर्मूला याद रखो, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, ठीक है। दैट्स ऑल। गैनोन्स रेस्पिरोमीटर याद रखना है तो ठीक है, अदरवाइज कोई जरूरी है नहीं। यूपीपीसीएस में भी मैंने इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं देखा जितना ये टेक्निकल है। तो ये चैप्टर यहीं क्लोज होता है। इस वीडियो में 2 चैप्टर हमारे हो गए हैं। थैंक यू।